सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग जो हमारे पॉलिटिकल साइंस का दूसरा बुक है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। हमने पहला बुक अपना खत्म कर दिया है जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये दूसरा बुक का चैप्टर का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पहले ही कर चुके थे लोग, सेकंड चैप्टर करेंगे लोग कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे लोग कि जब 1990s में यहाँ 1990 के बाद से यहाँ पे 1990 के बाद से जब यहाँ पे यूएसएसआर का डी इंटीग्रेशन होता है उस टाइम पीरियड से, उससे पहले कोल्ड वार चला आ रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। तो जब यूएसएसआर टूट जाएगा और अलग अलग देशों में बढ़ जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर सिर्फ एक ही बचेगा। तो अमेरिका यहाँ पे जो डोमिनेंस अपना दूसरे कंट्री पे दिखा पाता, तो उस डोमिनेंस को यहाँ पे लिमिट करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे जिसमें बहुत सारे नेशन मिलकर उसको देखभाल करेंगे। तो इसी चैप्टर में हम लोग दो चीज के बारे में जानने वाले लोग, एक होगा यूरोपियन यूनियन और दूसरा होगा एशियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यहाँ पे वहीं बता रखा है आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अर्ली 90s इट बिकम क्लियर दैट अल्टरनेटिव पावर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कुड लिमिट अमेरिका डोमिनेंस। दस इन यूरोप द यूरोपियन यूनियन एंड इन एशिया एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन have emerged for force to reckon with while evolving regional solution to their historical enmities weaknesses. Both EU and ASEAN have developed alternative institution and convention that build a more peaceful and a cooperative regional order that have transferred the country in the region into a prosperous economy. तो यहाँ पे यही बता रहा है, हम लोग ऊपर के बात जितना भी था वो हम लोग अभी बात कर ही चुके हैं कि कैसे अब सिर्फ एक सुपर पावर यहाँ पे बचा है, तो उसका डोमिनेंस को यहाँ पे कम करने के लिए इसी टाइम पीरियड पे दो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रीजन में हमारे सामने आएगा। यूरोप में यू यानी यूरोपियन यूनियन, और जो यहाँ पे एशिया है तो साउथ ईस्ट एशिया नेशन के लिए जितने भी साउथ ईस्ट एशिया रीजन में नेशन है उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसका नाम है एशियान। तो बेसिकली ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या करेगा लोग कि इस पूरे रीजन के जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर होता है और वो ये जितने भी कंट्री इस रीजन में होते हैं उनको डेवलप करने के लिए ये सब कंट्री क्या करेंगे, ये सब ऑर्गेनाइजेशन मदद करेंगे। The economic rise of China has made a dramatic impact on politics. In this chapter, we take a look at of this emerging alternative center of power and assess their possible role in the future. अब यहाँ पे यही बता रखा है कि आगे चलकर इसी टाइम पीरियड पे 90 के बाद से चाइना एक इकोनॉमिक पावर में कैसे सामने आता है, तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। और फिर आगे हम लोग यही बात करेंगे लोग कि ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे आने वाले वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ये लोग चेंज करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे है यूरोपियन यूनियन के बारे में। एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड मेनी ऑफ द यूरोपियन लीडर्स ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरीज एंड बी रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन दैट वुड बी कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, तो जब यहाँ पे क्या यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945 में, तो पूरे यूरोप के जितने नेशन हैं उनके सामने एक सवाल आता है कि क्या यूरोप के जितने नेशन हैं जैसे उनके बीच में पहले लड़ाई था वो लड़ाई आगे हम कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर पूरे यूरोप के कंट्रीज को एक साथ आकर यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने आप को यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या आता है, The Second World War shattered many of the assumptions and structure on which European state had based their relation. In 1945, the European state confronted the ruin of their economies and destruction of assumption and structure of on which Europe has been founded. अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते ये जो यूरोप के जितने भी रीजन के कंट्री थे वो जो आपस में लड़े थे, अब उनके सामने बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने से जो यूरोप को घाटा हुआ था, उनके जो उनके इकोनॉमी को यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फेस करने को मिला था, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इनको इजीली सामने मिल गया था, क्योंकि पूरे कंट्री यूरोप में जितने हैं वो क्या उनके इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक कंडीशन है खराब हो रखा है। तो अगर वो आगे चलकर आपस में ही लड़ाई लड़ेंगे तो ये उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, जिस कारण से उनके सामने एक ही चॉइस रहेगा कि हम लोग मिलकर क्या करें, यहाँ पे काम करें। European integration after 1945 was aided by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe economy under what called the Marshall Plan. अब यहाँ पे यही बता रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो यूरोप का इकोनॉमी पूरे तरीके से बर्बाद हो गया रहता है, तो यहाँ पे अमेरिका क्या करता है, इनका मदद करता है, इनके यूरोप के पूरे यूरोपियन रीजन के जितने कंट्री है उनके इकोनॉमी को यहाँ पे ट्रैक पर लाने पे। तो इसी प्लान को जो अमेरिका इसमें मदद करेगा, इसी प्लान को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, मार्शल प्लान। The US also created new collective security structure under NATO under Marshall Organization for European Economic Cooperation
OEEC was established in 1948 to channel aid to West European state। अब यहाँ पे यही बोल रहा है, यहीं बोला जा रहा है कि जो यूएस है क्या करेगा यहाँ पे यूरोप के सिक्योरिटी के लिए एक न्यू अलायंस बनाएगा। बेसिकली वो बनाया जाता है यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, नेटो ऑर्गेनाइजेशन को, और उसी के अंडर में मार्शल प्लान के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसका फुल फॉर्म है OEEC। ये एस्टेब्लिश हो रखा है 1948 में, और बनाया क्यों गया था, जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उनको यहाँ पे फाइनेंशियली क्या किया जा सके, मदद किया जा सके, इसलिए। It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. The Council of Europe established in 1948 and was another step forward in political cooperation। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं ये क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस फोरम के थ्रू आपस में ट्रेड करेगा लोग, अपने रिश्ता को सुधारेगा लोग, और आगे चल के काउंसिल ऑफ यूरोप का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा कब, 1949 में। ये एक और स्टेप रहेगा किसके लिए, कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज है आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे क्या करे, काम कर सके। तो एक और इसमें ये माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है किस चीज को, काउंसिल ऑफ यूरोप को। इसका फाउंडेशन है 1949 में। The process of economic integration of Europe capitalistic country proceed step by step, leading to the formation of European Economic Community in 1957। तो अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि जितने भी यूरोप के कंट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, खासकर कैपिटलिस्ट कंट्री थे, जहाँ पे यहाँ पे उनके सामने ये था कि हमको क्या करना है, हमारे लिए पहले होना चाहिए इकोनॉमी को रिकवरी करना है। तो पूरे एक एक करके स्टेप फॉलो करके क्या करता है वो लोग, यहाँ पे एक चीज को यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखेगा लोग, जिसका नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब इसका फाउंडेशन है, 1957 में। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि 1949 में इस यहाँ पे काउंसिल ऑफ यूरोप का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1948 में OEEC का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर आगे यहाँ पे है द प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन, जो यहाँ पे सोवियत यूनियन है, ये इसके जो सोवियत यूनियन जब यहाँ पे गिर जाएगा 1991 में, यानी उसका डी इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके जितने भी मेंबर स्टेट यहाँ पे मिलकर यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किए थे, जब सब अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने क्या चीज देखने को मिलेगा कि फाइनली यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कब देखने को मिलेगा, 1992 में। उससे पहले ही यहाँ पे जब 57 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना था, तो उसके बाद यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज थे, वो एक पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट ऐसा कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज है क्या कर सके, वहां पे बैठे अपने बातचीत को करे, अगर कोई भी उनका मैटर है उसको आपस में बातचीत करके क्या उसको सॉल्व किया जा सके, हमको किस कंट्री के साथ कैसे ट्रेड करना है, इस सब के लिए। तो ये जो यूरोपियन यूनियन बनता है फाइनली 1992 में, तो इसके बनने के पीछे का कहानी कब से शुरू होता है, सबसे पहले मार्शल प्लान है। मार्शल प्लान के ही अंडर में यहाँ पे क्या किया जाएगा, OEEC का फॉर्मेशन किया जाएगा 1948 में। फिर यहाँ पे दे रखा है कि 49 में काउंसिल ऑफ यूरोप का फॉर्मेशन होगा। फिर 57 में यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन होगा। इसी के बाद क्या होगा, यूरोप के लीडर्स बैठेंगे लोग, एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनाएंगे लोग, जहाँ पे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के लीडर है क्या कर सके, आपस में यहाँ पे आके बात कर सके। और उसके बाद जब फाइनली यूएसएसआर का डी इंटीग्रेशन हो जाएगा 1991 में, तो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होगा 1992 में। तो ये पूरा टाइमलाइन है जिसको हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। सीयूटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ सकता है। The foundation was thus laid for a common foreign and a security policy, cooperation on justice and home affairs and the creation of a single currency। अब देखो यूरोपियन यूनियन बनाया जा रहा है, तो इसका काम क्या है, तो यूरोपियन यूनियन बनाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन मतलब कि जितने भी यूरोप के कंट्री हैं वो किसके अंडर में अब आएंगे, यूरोपियन यूनियन के अंडर में आएंगे। अब यूरोपियन यूनियन के पास क्या क्या पावर रहेगा, तो यहाँ पे है कि जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं उनका फॉरेन पॉलिसी एक रहेगा, फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर मान लो जैसे कोई भी कंट्री उन पे हमला करेगा, तो ये क्या माना जाएगा कि हमको सबको एक साथ मिलकर क्या करना है, उस कंट्री के साथ हमको लड़ना है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक कंट्री का जो यहाँ पे जो लॉ होता है वो भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमको सेम करना चाहिए, ताकि वहां के जितने भी लोग हैं उसको क्या यहाँ पे हम जस्टिस दे सके। और फाइनली यहाँ पे एक और चीज क्या है, एक सिंगल करेंसी बनाया जाएगा।
ताकि पूरे जितने भी यूरोप में जितने भी कंट्री है उन सब का करेंसी एक ही हो, यानी इसी में आगे चलकर यूरो को बनाया जाएगा। और यूरो क्या पूरे जो यूरोप के कंट्री होंगे यूरो को यहाँ पे क्या करेंगे लोग, एज अपने कंट्री के करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे लोग, जिस कारण से अलग अलग यूरोप की अलग अलग कंट्रीज की अपना अपना करेंसी था यानी नोट था। अब उस चीज को यहाँ पे रिप्लेस करके एक कॉमन करेंसी लेकर आया जाएगा जिसका नाम रहेगा यूरो, और उसी में आपस में कंट्री क्या करेगा लोग, ट्रेड करेगा लोग। इसके पीछे का ये भी रीजन है कि अगर एक ही करेंसी रहेगा तो कोई भी अगर मान लो इधर से उधर जा रहा है यूरोप में ही, तो उसको इतना करेंसी को एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिस कारण से उसके लिए वो कन्वीनियंस रहेगा यूज कर पाना। The European Union has evolved over the time from an economic union to an increasingly political one. The EU has started to act more as a nation state. अब यही बता रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है इसको पहले किस लिए बनाया गया था, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए, पर अब ये आगे चलकर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसा बन गया है। और ये यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन ही खुद एक अलग सा देश है और इसके अंडर में बहुत सारे अलग अलग क्या है यहाँ पे रीजन है। While the attempt to have a constitution for the EU has failed, it has its own flag, anthem, founding date and currency। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है यूरोपियन यूनियन का अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं है, इसका बनाने का कोशिश किया गया था पर ये फेल हो चुका है। इस प्रोसेस में जितने भी यूरोप के लीडर थे एक सहमति नहीं बना पाए, पर इनके यूरोपियन यूनियन के पास अपना एक फ्लैग है, वो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ये रहा, अपना एक एंथम है, और उसके बाद एक फाउंडिंग डेट है कब बना यूरोपियन यूनियन यानी 1992 में, और साथ में एक करेंसी है जो पूरे यूरोप के कंट्री में उसको माना जाता है जिसका नाम है यूरो। It also had some form of common foreign and security policy in dealing with other nations. The EU has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है ये इनके पास एक अपना मतलब अलग अलग कंट्री क्या कर रखे हैं, एक अपना फॉरेन पॉलिसी एक जैसा बना रखे हैं ताकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या है अगर हमको कनेक्ट करना हो तो पूरे यूरोपियन यूनियन का क्या फॉरेन यहाँ पे फॉरेन रिलेशन का जो उनका पॉलिसी होता है सेम हो सके। फिर आगे यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन अब एक मतलब कुछ सालों में यहाँ पे ये भी ट्राई कर रही है कि अपने अंडर में और ज़्यादा मेंबर को ऐड किया जाए, खासकर उन कंट्री को अपने अंडर में ऐड किया जाए जो पहले सोवियत यूनियन में आते थे यानी यूएसएसआर में आते थे। तो यूएसएसआर में टोटल 15 कंट्रीज आते थे, तो उनमें से बहुत सारे कंट्रीज अब यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट यहाँ पे बन चुके हैं। द प्रोसेस has not proved easy for people in many countries are not very enthusiastic and giving EU the power that were exercised by the government of their country. There were also reservation about including some new countries within EU. अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि ये सब करने का प्रोसेस इजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यूरोप के अलग अलग देश के लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि जो पावर हम लोग अपने सरकार को देते हैं लोग, वो पावर हम किसको दे, यूरोपियन यूनियन को दे। और उसके बाद ये भी यहाँ पे है कि यूरोपियन यूनियन के ही कुछ ऐसे कंट्री है वो जो नए मेंबर को ऐड किया जा रहा है यानी नए कंट्री को ऐड किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में, उसके ऐड करने के पक्ष में वो लोग नहीं है। The European Union has economic, political and diplomatic and military influence। अब यहाँ पे ये क्या बताया जा रहा है, EU के पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में। ये लोग जैसे अगर मान लो किसी को इनको इन्फ्लुएंस करना हो तो ये लोग अपने पावर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। द यूरोपियन यूनियन GDP इज प्रोजेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 19.35 ट्रिलियन इन द ईयर 2024। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो EU जितने भी यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री है उन सब का मिला के यहाँ पे जो GDP बनेगा तो कितना प्रोजेक्टेड है यहाँ पे 19.35। क्या है यहाँ पे 19.35 ट्रिलियन उनके यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है कि इतना उनका GDP हो सकता है कब, साल 2024 तक। और आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। साथ में ये भी बोला गया है कि यूरो ये भी कर सकता है, जो पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन का जो डॉलर है उस US डॉलर को जो उसका डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में उसको कोई अगर रिप्लेस कर सकता है तो वो कैपेसिटी किस में है, वो यूरो करेंसी में है। फिर आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, इट्स शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द US फॉलोइंग इट कैन बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद US एंड चाइना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो
यूरो करेंसी है, ये क्या कर सकता है, अगर मान लो यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में आपस में कोई कंट्री फंस जाता है कि नहीं हम यूएस के साइड हैं तो हम यूएस डॉलर में ही ट्रेड करेंगे, या फिर कोई चाइनीज कंट्री किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस करके रखी है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, वो क्या चाहेंगे कि हम चाइनीज करेंसी में यहाँ पे ट्रेड करें। तो अगर चाइनीज करेंसी में कोई कंट्री ट्रेड करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका वाले नहीं मानेंगे, तो यूरो एक अल्टरनेटिव भी बन सकता है। जब यहाँ पे अमेरिका और चाइना के बीच में जो आपस में लड़ाई है, उस लड़ाई को यहाँ पे क्या करने के लिए, इससे फायदा किसको हो सकता है, यूरो को हो सकता है कि जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड के आपस में यूरो करेंसी में क्या कर सके, यहाँ पे ट्रेड कर सके। अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है वो किस करेंसी में ज्यादा ट्रेड करते हैं, वो यूएस डॉलर है। Its economic power give its influence over its closest neighbor as well as in Asia and Africa. It functions as an important bloc in international इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन के पास अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। अब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्यों होगा, यूरोप के इतने डेवलप्ड कंट्रीज एक साथ आ रखे हैं एक ब्लॉक के अंडर में, तो जाहिर सी बात है इनके पास खूब सारा पावर होगा। तो ये लोग अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ जो एशिया और अफ्रीका में जितने कंट्रीज हैं उनके साथ भी क्या है, इनका अच्छा खासा उनका एशिया और यूरोप के कंट्रीज पे इनका इन्फ्लुएंस है। और आगे ये बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है क्या करते हैं, यहाँ पे आपस में ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी इसका अच्छा खासा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके पास इन्फ्लुएंस है। द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो हैज अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। वन मेंबर ऑफ ईयू फ्रांस होल्ड्स अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। साथ में यही बोला जा रहा है यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा स्टेट है, उसका क्या नाम है, फ्रांस, उसके अंडर में ही आता है यूरोपियन यूनियन के अंडर में। उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, यहाँ पे परमानेंट सीट है। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई यहाँ पे रिजोल्यूशन लेकर आया जा रहा है, तो अगर यूरोप का अगर कोई भी यूरोप कंट्री को यहाँ पे दिक्कत होगा तो फ्रांस से जाकर बोलेंगे और फ्रांस वीटो पावर यूज करके क्या कर देगा, उस रिजोल्यूशन को यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ताकि वो तो अगर फ्रांस कोई भी 5 कंट्री को यहाँ पे मिला है वीटो पावर, अगर कोई भी कंट्री यहाँ पे रिजोल्यूशन को ब्लॉक कर देता है तो क्या हो जाता है, वो रिजोल्यूशन वहीं पे गिर जाता है, आगे वो नहीं बढ़ सकता। The EU includes several non-permanent members of the UNSC. This has enabled the EU to influence some US policies such as current US position on Iran nuclear program, its use of diplomacy, economic investment and negotiation rather than the coercion and military force has been effective, such in the case with dialogue with China on human rights and environmental degradation। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर का सीट रहता है 10 का, तो उसमें बहुत सारे इस यूरोप रीजन से भी क्या कंट्री उसमें मेंबर बनते हैं, तो मेंबर बनते हैं तो उनका क्या रहता है, उसमें अपना से रहता है। आगे ये बोल रहा है जो यूरोपियन यूनियन है इसका यूएस के साथ अच्छा खासा दोस्ती है, तो क्या ये लोग यूएस को क्या इन्फ्लुएंस करता है लोग कि आप ये ऐसे करो, मेरे हिसाब से करो। और इसी में जो यहाँ पे जो यूएस का यहाँ पे स्टांस था ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो इसमें सबसे पहले यूएस को अगर कोई समझाने वाला था कि ईरान ऐसा कुछ कर सकता है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो जाएगा तो वर्ल्ड के लिए खतरा है, तो ये यूरोपियन यूनियन के ही जो नेशन कंट्री थे उन्हीं का ये सबसे पहले क्या था, सुझाव था। आगे साथ में ये भी बता रखा है कि यूरोपियन यूनियन की खासियत ये है कि ये लोग, इन लोग के पास पावर तो है, पर ये लोग क्या करता है, लोग किसी कंट्री को दबाकर, किसी कंट्री को दबाने के लिए नहीं इस्तेमाल करता है लोग, ये लोग आपस में बैठेगा लोग दूसरे कंट्री के साथ में, जैसे खासकर चाइना के साथ में, और यहाँ पे वो लोग बातचीत कर कोई भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जैसे ह्यूमन राइट इशू होगा या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इसमें क्या करेगा लोग, इजीली समझा सकता है लोग। मिलिट्री The EU combined armed forces of the second largest in the world. Its total spending on defense is second after the US। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलिट्री किसके पास है, तो वो यूएस के पास है। अगर यूएस के पास किसी के पास है तो एज अ यूरोपियन यूनियन के पास है एज अ होल। साथ में सबसे ज्यादा मिलिट्री पे कोई पैसा सबसे ज्यादा खर्च करता है वो कौन है, डिफेंस पे खर्च करने वाला यूएस है। और उसके बाद अगर कोई डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है वो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है।
One EU member state, France, also has a nuclear arsenal of approximately 335 न्यूक्लियर वारहेड्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है यानी फ्रांस, उसके पास उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है। कितने हैं? 335 यहाँ पे न्यूक्लियर वारहेड्स हैं उसके पास में। ये नंबर ध्यान रखने वाला है। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब साथ ही में यूएस के बाद में अगर किसी का सबसे ज्यादा स्पेस और टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोई पावर हब है तो वो सेकंड पे कौन आता है? एज अ होल यूरोपियन यूनियन। फिर है एज अ supranational organization, the EU is able to intervene in economic, political and social area, but in many area its all member have their own foreign relation and defense policy that are often at odds with each other। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि यूरोपियन यूनियन क्या है? सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सुपर नेशनल कैसे हो गया? क्योंकि बहुत सारे कंट्री यहाँ पे मिलकर आकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, उसके अंडर में है, कुछ कुछ अपना पावर यूरोपियन यूनियन को वो लोग दे रखा है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का अपना फॉरेन पॉलिसी है, सब कुछ है, पर यूरोपियन यूनियन के ही कुछ ऐसे कंट्री है उनका अपना यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी उनसे अलग रहता है। तो वहां पे क्या हो जाता है? यूरोपियन यूनियन का और उस कंट्री का यहाँ पे आपस में ही क्लैश हो जाता है जो उसी का मेंबर है। आगे बता रखा है 10 ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वाज अमेरिका पार्टनर इन इराक इन्वेजन एंड मेनी ऑफ द ईयू न्यू मेंबर मेड अप ऑफ द यूएस लेड कोलिजन ऑफ विलिंगली वेयर एज जर्मनी एंड फ्रांस अपोज टू अमेरिका पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, ये आज से 10-12 साल पहले का टाइम पीरियड है, तो उस समय क्या था? सॉरी, ये टाइम पीरियड आज से 25 साल पहले का है, जब 2002 के टाइम में सद्दाम हुसैन कहां पे था? अब सद्दाम हुसैन अमेरिका का इराक का प्रेसिडेंट था, और जो अमेरिका इराक के यहाँ पे इन्वेजन कर देगी सद्दाम हुसैन को मारने के लिए, तो इसके पक्ष में यूरोपियन यूनियन के मेंबर बहुत सारे जो न्यू कंट्री साथ में आए थे वो इसको सपोर्ट किए थे, यूएस के इस डिसीजन को। साथ में जो ब्रिटेन था वो भी सपोर्ट किया था, पर यूरोपियन यूनियन के ही दो ऐसे कंट्री थे, जर्मनी और फ्रांस, वो अमेरिका की इस पॉलिसी के क्या थे? अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे एज अ होल यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे क्या नहीं बन पा रहा है? जितने भी कंट्री हैं कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, यानी मत नहीं बन पा रहा है। कुछ कंट्री इसके सपोर्ट में है और कुछ इसके अगेंस्ट में है। देयर इज ऑल्सो अ डीप स्टेटेड यूरो स्पेक्टिविज्म इन सम पार्ट्स of Europe about the EU integrationist agenda. Thus, for example, Britain former Prime Minister Margaret Thatcher kept the UK out of the European market. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के कुछ ऐसे ही कंट्री हैं वो मतलब यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहते हैं। जैसे लेटेस्ट में 2015 में 15-16 में क्या होता है कि ब्रिटेन जो पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, वो उस समय जब ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थाचर, ये उस समय पे क्या हो जाते हैं? यूरोपियन यूनियन से अपने आप को एग्जिस्ट कर लेगा लोग। तो इसी को हम लोग इसी चीज को इस इवेंट को ऐसे हम लोग ब्रेक्जिट नाम के जानते हैं लोग। अब ब्रेक्जिट इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का BR हो जाएगा और एग्जिट हो जाता है, एग्जिट मतलब निकलना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोग ब्रेक्जिट बोलते हैं लोग। और इस किसके अंडर में ये हुआ था? जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थाचर थी, ये 2015-16 के टाइम में क्या करती है? यूरोपियन यूनियन की, पहले ब्रिटेन भी मेंबर था, आगे चलकर ब्रिटेन क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन से हट जाएगा। फिर यहाँ पे डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रजिस्टर्ड द मार्स्ट्रिस्ट ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ यूरो द कॉमन करेंसी दिस लिमिट द एबिलिटी ऑफ EU टू एक्ट इन मैटर ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। अब यहाँ पे बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन के दो ऐसे मेंबर स्टेट है जैसे डेनमार्क और स्वीडन, ये दो चीज के अगेंस्ट में थे। एक की यूरो एज अ कॉमन करेंसी यूरो का इस्तेमाल करना, उसको लेके वो लोग क्या थे? इसके फेवर में नहीं थे। और एक ट्रीटी था मास्ट्रिस्ट ट्रीटी, इसके ये लोग इसके पक्ष में भी ये लोग नहीं था। इसी के सामने फिर क्या बोल रखा है? दिस लिमिट द एबिलिटी ऑफ EU टू एक्ट इन मैटर ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। तो यही बता रखा है कि जब अगर अलग अलग मेंबर का अगर यहाँ पे अलग अलग सोच होगा तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के सामने चुनौती सामने क्या आ जाती है कि ये लोग जो फॉरेन मैटर होता है और या फिर डिफेंस का यहाँ पे एक साथ ये लोग नहीं आ पाता है कभी कभी। अब देखो यहाँ पे जो इस चीज के बारे में जो डेनमार्क और स्वीडन जिसके खिलाफ थे लोग मास्ट्रिस्ट
ट्रीटी के। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें पहला ये है कि इसी ट्रीटी से ये जो कॉमन करेंसी निकला था यूरो पूरे यूरोपियन कंट्रीज के लिए, वो इसी ट्रीटी से आता है। साथ में इसी ट्रीटी से यूरोपियन यूनियन फाइनली मतलब नाम चेंज हो जाता है। इससे पहले इसका 1957 में ये दूसरे नाम से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, जिसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़कर आ चुके हैं लोग। तो इन सब चीजों के खिलाफ में कौन था यहाँ पे? डेनमार्क और स्वीडन था। वो ऐसा नहीं चाहता था कि ये दो चीज यहाँ पे हो। अब देखो यहाँ पे हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में क्या किए, यहाँ पे पढ़ लिए। अब हमारे सामने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? ईस्ट एशियान नेशन। अब देखो यूरोपियन यूनियन, एशियान, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, या फिर यहाँ पे ये बिम्स्टेक हो गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई क्लैड का भी, अगर कोई क्लैड देने का सोच रहा है या फिर कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड मैटर चलता है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हर साल बैठते हैं, कोई ना कोई डेवलपमेंट होता है। इसलिए कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो करंट अफेयर में इन्हीं सब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो पहले तो ये पूछा जाएगा, फॉर्मेशन पूछा जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ पे लेटेस्ट चल रहा होगा, जो भी इवेंट होगा वो पूछा जाएगा। तो इसलिए अगर कोई इसको एज अ करंट अफेयर का सोच के भी पढ़ रहा है तो उसके लिए फायदा है, क्योंकि वो पहले से पढ़ा रहेगा तो उसको पता रहेगा कि हाँ इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्या बैकग्राउंड है, और जैसे ब्रिटेन कब निकला। अब हम लोग दूसरे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए, वो यूरोप का था। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग जितने भी ईस्ट एशियन नेशन है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशियान नाम है इसका, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। Took a look at the political map of the world. Which countries would you say fall in the southeastern region of Asia? Before and during Second World War, this region of Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialism, both European and Japanese. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग आगे बढ़े। उसमें क्या बोल रहा है? आगे बढ़ने से पहले हमको बता रहा है कि हम लोग एक बार वर्ल्ड का मैप देखते हैं लोग। तो वर्ल्ड के मैप में ये देखो, ये क्या हो गया? ये चाइना है, और ये चाइना ये है, तो ये पूरा ये कौन सा रीजन हो गया? ये इंडिया का हो गया। ये देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जम्मू कश्मीर का, ये यहाँ पे समझ आ रहा है सबको। और ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हमको दिख रहा है, क्योंकि ये म्यांमार क्या है, यहाँ पे हमारा नेबरिंग स्टेट है, सॉरी नेबरिंग कंट्री है। तो उसके बाद यही यहाँ पे नीचे और यहाँ पे एक बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन का मैप है। तो वहीं बता रखा है कि ये जो इधर के जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया के, म्यांमार, लाओ, PDR, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, दारुसलाम, ब्रूनेई दारुसलाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तैमूर लिस्टेट, ये लेटेस्ट एशियन मेंबर बना है लास्ट ईयर 2025 में। क्लैट में आया भी था, जो सैंपल क्लैट का सैंपल पेपर शायद था, या फिर क्लैट के मेन पेपर में भी कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटेस्ट एशियन का मेंबर कौन है, तो इसका आंसर यही था, तैमूर लिस्टेट। तो ये सब क्या है? ये एक साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, जिसमें क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था या फिर उससे पहले ही यहाँ पे ये सब कंट्री किसी और कंट्री के क्या थे? यहाँ पे गुलाम थे। ज्यादातर यूरोप के कंट्रीज या फिर जापान क्या कर रहा था? इन पूरे इस रीजन के कंट्री को क्या कर रहा था? रूल कर रहा था। जैसे चाइना को पे किसका कंट्रोल था? जापान का कंट्रोल था। इधर भी जापान क्या किया था? बहुत सारे रीजन को यहाँ पे कंट्रोल में रखा था। उससे पहले ब्रिटेन इस रीजन को यहाँ पे क्या रखा था? अपने अंडर में रख रखा था। हम भी लोग ब्रिटेन के क्या थे? अंडर में थे। तो वही बता रखा है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो इन सब कंट्री का सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाता है। एक तो यहाँ पे बार बार कोई ना कोई कंट्री आकर क्या कर रहा है? इनको कॉलोनाइज कर रहा है। एक टाइम पे यूके किया, यूके को हराकर यहाँ पे जापान कर लेता है, फिर यहाँ पे जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हारता है, तो फिर ये लोग यूके के अंडर में आ जाता है। तो ये सब यहाँ पे ये सब कारण से क्या होगा कि जितने भी कंट्रीज है अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मांग करने लगेगा लोग। क्यों? क्योंकि एक तो इनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। At the end of the war, it confronted problem of nation building, the ravage of poverty and economic backwardness, and the pressure to align with one greater power to another during the Cold War. This was a recipe for conflict which the country of Southeast Asia could ill afford. अब देखो यहाँ पे वही बता रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो एक तो ये रीजन एकदम पूरा बहुत ज्यादा पीछे हो रखा है इकोनॉमिकली, और साथ में गरीबी बहुत ज्यादा है। इनके सामने अपना देश बनाने का चुनौती है, जो देश यहाँ पे जिनको आजादी मिल रहा है इन सब कॉलोनाइजर से। और साथ में क्या हो जाता है? इसी टाइम पे कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तब कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा तो जितने भी वर्ल्ड की कंट्री से क्या दो भाग में बढ़ जाएंगे, एक यूएसएसआर के साइड और एक रशिया के, सॉरी एक अमेरिका के साइड। तो अगर मान लो इस रीजन के कोई कंट्री यूएसएसआर के साइड है और कोई अमेरिका के साइड चला गया तो उसके बीच में भी आपस में क्या हो गया? यहाँ पे लड़ाई हो गया। तो एक तो उनके लिए सिचुएशन इतना पहले से खराब था ही वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। अब कोल्ड वॉर आकर क्या कर देता है? इनके लिए और ज्यादा सिचुएशन खराब कर देता है, जो ये लोग अफोर्ड उस समय नहीं कर सकता था। Efforts at ASEAN and Third World Unity such as Bandung Conference and the Non-Aligned Movement were ineffective in establishing convention for formal cooperation and interaction. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
कि बहुत सारा एफर्ट डाला जाता है कि हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड दें। थर्ड वर्ल्ड मतलब एक तो हो गया यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड यूएस हो गया, सेकंड वर्ल्ड कौन है यहाँ पे यूएसएसआर, एक हम लोग थर्ड विकल्प दे वर्ल्ड को। ये कोशिश किया जाता है जिसमें पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज उन दोनों के साइड ना जाके किसके साइड, एक अलग से वो लोग रहे। इसी ट्राई में हमारे ही देश के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो नॉन अलाइन मूवमेंट का भी यहाँ पे बात करते हैं बादुंग कॉन्फ्रेंस में ही। तो ये सब चीज होता है, पर ये जितने भी इनिशिएटिव होते हैं क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कोई यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे काम नहीं कर पाता है। Hence the southeast एक सेकेंड, हाँ, hence the Southeast Asia alternative by establishing the Association of ASEAN is important। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इतने सारे जो चीज थे, ये क्या था यहाँ पे मतलब कोशिश किया गया कि वर्ल्ड के जो इस रीजन के जो कंट्री इनका हालत खराब हो रखा है, तो ये किसी के साइड ना जाए ताकि कोल्ड वॉर में, ताकि और इनका हालत ना खराब हो। पर ये सब कुछ नहीं हो पाता है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक ऐसा अल्टरनेटिव बनाया जाता है इनके लिए जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन किसके लिए, इन लोगों, इस कंट्री के लोगों के लिए। तो ये इसका फॉर्मेशन कब है, 1967 में। 5 कंट्रीज एक साथ आएंगे, कौन कौन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये जो जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि फाउंडिंग कंट्रीज कौन है। तो ये 5 इसके क्या है, फाउंडिंग कंट्रीज है। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, आगे और सारे कंट्रीज भी, कुछ कंट्रीज 85 में जुड़ेंगे, कुछ 97 में जुड़ेंगे, कुछ 2001 में जुड़ेंगे। लेटेस्ट जो जुड़ रखा है 2025 में तैमूर लिस्टेड जुड़ रखा है। तो ये सब करंट अफेयर के लिए अगर मान लो कोई यहाँ से पहले से पढ़ा रहेगा तो उसको ध्यान रहेगा, उतना ज्यादा मतलब प्रेशर लेकर उसको याद नहीं करना होगा। एक बार बस रिवाइज कर लेगा तो उसके ध्यान में रहेगा। तब देखो यहाँ पे क्या है, ये लोग ये 5 कंट्री फाउंड करेंगे लोग। ये भी पूछा जाता है एशियान किस डिक्लेरेशन से साइन हुआ था, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 5 कंट्री यहाँ पे साइन करेगा लोग इसको, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आगे चलकर 85 में इसका न्यू कंट्री बरौनी दारुसलाम इसका मेंबर बनेगा 1985 में। अब देखो यहाँ पे क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन वर प्राइमरली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू आउट द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब एशियन का यहाँ पे क्या मेन मोटिव है कि हमको पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर लेकर आना है, और जो जितने भी कंट्रीज है वहां पे आपस में क्या रखना है, एक दूसरे का क्या करें, यहाँ पे मदद करें। A secondary objective was to promote regional peace and stability based on rule of law and principle of United Nations Charter। अब देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इनका क्या है कि पूरे रीजन में यहाँ पे शांति रहे, और यहाँ पे क्या जो जितने यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से जो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया था कि इस कंट्री को ऐसे चलना है, तो ये क्या किया जा सके इन सभी रीजन की कंट्री में, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। Over the year, Baroni Darussalam, Vietnam, Laos, PDR, Myanmar, Burma, Cambodia joined ASEAN, taking strength to 10। देखो इसे तैमूर से लिस्टेड से पहले जो लेटेस्ट ज्वाइन था वो कंबोडिया ही था, और जो सबसे पहले क्या यहाँ पे दे रखा है, बरौनी दारुसलाम, ये हो रखा है 85 में, ये हो रखा है शायद 2001 या 2002 में, और बाकी जो कंट्रीज हैं वो शामिल हो रखे हैं 1997 के टाइम पीरियड में। एग्जैक्ट मुझे भी अब ध्यान नहीं है, मैं पढ़ा था पर अभी वैसे याद नहीं है। Unlike the EU, there is a little desire in ASEAN for supranational structure and institution. ASEAN countries have celebrated what has become known as ASEAN Way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे यू में क्या था, यूरोपियन यूनियन क्या था, एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसके पास सब स्ट्रक्चरली एक कॉमन करेंसी है, फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे सेम रखने का कोशिश किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। पर जो एशियन मेंबर कंट्री है वो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। एशियन मेंबर क्या करता है, लोग हर साल एक बार बैठेगा, लोग आपस में बैठ के जो यहाँ पे इन लोगों के बीच में बात बनेगा, अपने बात को यहाँ पे रखेगा लोग, और आगे बढ़ेगा लोग। ये लोग एक फिक्स नहीं कर रहा है कि इस रीजन में हम एक ही करेंसी रखेंगे, यही चलेगा, या फिर जो यहाँ पे फॉरेन रिलेशन है सब कंट्री का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसी चीज को क्या बोला गया है, एशियन वे यहाँ पे बताया गया है, जो क्या है, इनफॉर्मल है, यानी कोई यहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, आराम से हर साल बैठना है, जो अगर कोई बात यहाँ पे मान लिया जा रहा है तो उस बात को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। जिस कारण से क्या होगा, अगर इनफॉर्मल होगा तो यहाँ पे आपस में कंट्री लड़ेंगे नहीं। फॉर्मल पे क्या हो जाएगा, मान लो एक कंट्री नहीं मान रहा है, दूसरा कंट्री मान रहा है, तो कंट्री मान रहा है तो क्या हो जाएगा, आपस में दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगा। पर यहाँ पे वैसा सिचुएशन नहीं है।
यहाँ पे इन सभी कंट्री को आपस में एक दूसरे के बात मानते हुए एक साथ कॉर्पोरेट करते हुए चलना है। द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एशियान। अब देखो यहाँ पे एशियान के लिए एक मतलब चैलेंज क्या है कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिनका आपस में लड़ाई होते रहता है, जैसे कंबोडिया और थाईलैंड का आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो अगर एशियन मेंबर ही है तो अगर मान लो कोई किसी पे हमला कर देगा तो उसके पूरे सॉवरेनिटी पे उस कंट्री के बॉर्डर के लिए क्या है खतरा हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर ही 24 में ही थाईलैंड और कंबोडिया क्या है आपस में लड़ लिया था लोग। तो ये एशियन के लिए ये अच्छा बात नहीं है। With some of the fastest growing economics in the world, ASEAN broadened its objective beyond economic and social spheres। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एशियन में जितने मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या है, वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक हैं। अब इस एशियन स्टार्टिंग में बना था ये इकोनॉमिक और सोशल कॉर्पोरेशन के लिए, पर अब क्या किया एशियन भी अपने स्कोप को यहाँ पे बढ़ा आगे चलकर खोल लिया है। In 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish ASEAN community comprising three pillars, namely ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community। अब देखो यूरोपियन यूनियन के तरह ही 2003 में क्या करता है, एशियन तीन चीजों को यहाँ पे खड़ा करता है, मतलब तीन अपना ऑर्गेनाइजेशन उसका समझ लो। तीन पहला क्या है कि एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो एशियन रीजन में जितने कंट्री है तो उनका अगर किसी के साथ सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो सब कंट्री एक साथ मिलकर क्या उसका जवाब देंगे। फिर क्या है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, मान लो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जितने भी कंट्रीज है, अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन हो रहा है, खराब हो रहा है, तो ये लोग जितने भी एशियन के मेंबर कंट्री है उसको क्या करेगा लोग, मदद करेगा लोग। फिर क्या है सोशियो कल्चरल कम्युनिटी का यहाँ पे बात कर रखा है कि एशियन रीजन में अलग अलग देश के जो अलग अलग लोग हैं उनके बीच में यहाँ पे हमको क्या प्रमोट करना है, एक दूसरे का कल्चर लोग जाने और समझे। अब एशियन का फ्लैग ये है, एक बार ध्यान ये ठीक है, एशियन का ये फ्लैग है। अब यहां पे क्या है, द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी वाज बेस्ड ऑन conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation। वही बता रखा है कि जो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो एक और मेन जो रीजन इसका फॉर्मेशन का था कि मैं बताया कि लास्ट ईयर ही जो थाईलैंड और कंबोडिया थे क्या आपस में ही लड़ लिए थे। तो जो एशियन मेंबर में ही जो आपस में कंट्री जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए लड़ते थे लोग कि ये कंट्री का मतलब मेरा बॉर्डर वहां तक है, मेरा बॉर्डर वहां तक है, ये क्या हो सके आपस में लड़ाई ये लोग ना लड़े, ये इसके लिए है। बाय 2003 एशियन हैज सेवरल एग्रीमेंट इन प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेनिटी राइट्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2003 के बाद से ही यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट आते हैं जिसमें क्या बोला जाता है कि जितने भी साउथ ईस्ट एशिया नेशन के स्टेट है वो लोग यहाँ पे बात करता है कि हम लोग पूरे इस रीजन में शांति को रखेंगे, लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट करेंगे लोग, उसके बाद एक दूसरे के कंट्री के मैटर में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे लोग। उसके बाद दे रखा है कि अगर मान लो मेरे कंट्री और दूसरे कंट्री में यहाँ पे डिफरेंसेस है, कोई थिंकिंग को लेकर, वहाँ के लोग को लेकर, लोगों में यहाँ पे डिफरेंस है, तो इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे सम्मान करेंगे। The Asian Regional Forum (ARF), which was established in 1994, is the organization that carry out coordination of security and foreign policy। अब देखो एशियन में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका क्या नाम है, एशियन रीजनल फोरम। फॉर्मेशन इसका है 1994 में, ध्यान रखने वाला है। किस चीज के लिए बनाया गया था कि एशियन मेंबर जो आपस में क्या कर सके, यहाँ पे सिक्योरिटी में एक दूसरे का यहाँ पे मदद करे और फॉरेन पॉलिसी में यहाँ पे क्या करे, एक दूसरे का यहाँ पे सहायता करे। ASEAN was and still remains principally an economic association, while the ASEAN region as a whole is much smaller economic compared to US and EU and Japan. Its economic is growing much faster than all of these। अब देखो यहाँ पे क्या है, एशियन क्या था पहले भी और अभी भी एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मजबूती से खड़ा है। ये अलग बात है कि जो एशियन कंट्रीज मेंबर है वो क्या है, बहुत उनका इकोनॉमिक पावर एज जापान और यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन इतना उनका बड़ा नहीं है, पर इस रीजन के जितने भी कंट्रीज है क्या है, इनका इकोनॉमी बहुत तेजी से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ग्रो तो कर रहा है पर उतना बड़ा नहीं है एज कंपेयर टू यूएस, ईयू एंड जापान। This accounts for the growth in its influence both in region and beyond. The objective of the ASEAN economic
Asian Economic Community are to create a common market and product base with Asian state and to aid social and economic development in the region। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तीन चीज का मैं बताया था फॉर्मेशन किया गया था 2003 में। तो एक तो सिक्योरिटी के लिए था, एक यहाँ पे क्या था, इकोनॉमिक कम्युनिटी का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था। तो इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया है? ताकि इस रीजन में जितने भी कंट्री है क्या करे, आपस में अगर ट्रेड करना है यहाँ पे उसको, उनके लिए क्या हो, यहाँ पे इजिली हो, किसी भी गुड्स को अगर दूसरे कंट्री के देश में उस चीज को यहाँ पे बेचना है तो एक वहां पे फिक्स मतलब पहले से रहे कि उसका प्राइस पहले से अच्छे से डिसाइडेड हो, कोई कंट्री उस पर टैरिफ ना लगा दे ताकि उसका दाम बढ़ जाए। The economic community would also like to improve the existing ASEAN dispute settlement mechanism to resolve economic disputes. ASEAN is focusing on creating a free trade agreement for investment, labor and service. The US, China have already moved fast to negotiate FTA with ASEAN. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक कम्युनिटी का यहाँ पे बनाया गया था, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया गया था, ये एक और चीज में मदद कर सकता है कि अगर मान लो पहले से साउथ ईस्ट एशिया नेशन के जितने भी कंट्री है उनके बीच में आपस में इकोनॉमिक डिस्प्यूट है कि जैसे इकोनॉमिक डिस्प्यूट कैसे हो गया, जैसे मान लो कि थाईलैंड इंडोनेशिया में 100 रुपए का चीज बेच रहा है, पर इंडोनेशिया थाईलैंड में सिर्फ 50 रुपए का चीज बेच पा रहा है। तो ये इंडोनेशिया के लिए क्या है, घाटा का बात है कि 50 रुपए वो कम ही बेच पा रहा है। तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो उस पर कोई या टैरिफ लगा दिया ताकि उसका थाईलैंड पे टैरिफ लगा दिया जाए ताकि इंडोनेशिया में सामान है तो वो ज्यादा महंगा हो जाए, जिस कारण से लोग यहाँ के खरीदे नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपने आप वो चीज बिकना कम हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। तो जिस कारण से अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हो गया है तो जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है क्या करेगा, यहाँ पे इन सब सिचुएशन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए भी क्या रहेगा, मददगार रहेगा। आगे यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पे बात किया जा रहा है इस बुक के हिसाब से अभी के टाइम, और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कौन, यूएस और चाइना मतलब काफी तेजी से नेगोशिएशन कर रहे हैं ताकि एशियन कंट्री के साथ साइन कर सके। अब ये साइन हो चुका है लास्ट ईयर ही। जो अब देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, अगर पूरा एज अ होल एशियन कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एशियान है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जितने कंट्री उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है एशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब एशियान क्या करेगा, इन सब कंट्री के बदले यूरोप और चाइना के साथ अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। नाम से ही पता चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि अगर मान लो जैसे यूएस अभी यहाँ अभी के टाइम पे क्या लगा रहा है, टैरिफ सब पे लगा रहा है, तो जो टैरिफ लगा रहा है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो ये जो कंट्री के जितने भी स्टेट हैं क्या करेंगे, आप अपना सामान उस कंट्री में जाकर इजीली यहाँ पे क्या कर सकेंगे, बेच सकेंगे, उनको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। इंडिया भी, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद इंडिया भी साइन कर चुका है या फिर करने वाला है, मुझे वैसे ध्यान नहीं है, एक सेकंड में कंफर्म करके बता दे रहा हूं, पर मेरे हिसाब से इंडिया भी इस लाइन में बहुत आगे बढ़ चुका था। हाँ, इंडिया और जो एशियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जो पुराना वाला वो साइन हो चुका था, पर अभी न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। जो पुराना वाला साइन हुआ था वो 2009 में हो रखा है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि एशियन और जो इंडिया है वो क्या एशियन मेंबर कंट्री और जो इंडिया है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे कब, 2009 में। अभी बात चल रहा है हमको न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, क्यों, क्योंकि अब 2026 चल रहा है, तो 9 जैसा सिचुएशन अभी रहेगा नहीं, तो इसलिए हमको बहुत सारा चेंजेस लाना पड़ेगा। ASEAN is rapidly growing in a very important regional organization. Its Vision 2020 has defined the आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियन इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब देखो एशियन के बारे में क्या बोला जा रहा है, एशियन क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इस बुक के हिसाब से ये लोग एक विजन 2020 विजन 2020 ये लोग साइन किया था, जिसमें क्या था कि हमको क्या करना है, जितने भी बाहर के देश हैं उनके साथ हमको यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर सब कुछ साइन करना है ताकि हम लोग का उन देशों के साथ क्या हो सके, अच्छा संबंध हो सके। अब ये चीज यहाँ पे क्या है, एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ पे न्यू आ रखा है बैंकॉक विजन, शायद बैंकॉक विजन है 2030 का, जिसपे अभी के जो एशियन कंट्रीज है उनका अब उस चीज पे विजन है। दिस बिल्ड ऑन एक्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। दस एशियन हैज मीडिएटेड द एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट एंड द ईस्ट टाइमूर क्राइसिस एंड मीट्स एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कॉर्पोरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एशियन एक ऐसे फोरम के बीच में बन गया है कि क्या कर रहा है कि इस रीजन में जितने भी आपस में कंट्री का लड़ाई था उसको यहाँ पे सॉल्व करने में क्या कर रहा है, यहाँ पे मदद कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया है कि जो कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट था, तो कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट किससे था,
कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे था तुम्हारा थाईलैंड के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो उसको भी सॉल्व करने में यहाँ पे किसका मेन रोल माना गया है, एशियान का रोल माना गया है। और साथ में जो ये यहाँ पे ईस्ट तैमूर रीजन में जो यहाँ पे लड़ाई हो रखा था, तो ये भी इसमें ये था कि एक टाइम पे जो ये जो रीजन है कौन सा, अभी एक नया कंट्री बन गया ईस्ट टाइमोर। यहाँ पे क्या था, ये पहले इंडोनेशिया एक कंट्री है एशियन में ही, वो इसी का मेंबर है वो। तो जो ईस्ट टाइमोर रीजन है ये पहले इंडोनेशिया के अंडर में आता था। तो जो ईस्ट टाइमोर रीजन के लोग थे वो क्या इंडोनेशिया से आजादी चाहते थे। तो 1999 में क्या होता है, फाइनली वहां पे रेफरेंडम कराया जाता है और ईस्ट टाइमोर के लोग क्या वोट किसके पक्ष में वोट करते हैं कि हमको एक क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए इंडोनेशिया से। तो ये डिस्प्यूट भी सॉल्व करने में किसका यहाँ पे मेन हाथ माना जाता है, जो एशियान है उसका यहाँ पे हाथ माना जाता है। और आगे चलकर जो ईस्ट टाइमोर है ये क्या 2025 में अब एशियान का एक न्यू मेंबर भी बन चुका है। The current economic strength of ASEAN, especially in economic relevance as a trading and investment partner to growing Asian economics such as India, China, make this an alternative proposition। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एशियान एक ऐसे रूप में हमारे सामने आ रहा है जब ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं वो कहां पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं सबसे ज्यादा, चाइना में या फिर इंडिया में। अगर मान लो चाइना में कर रहे हैं तो उससे यूएस को दिक्कत होगा। तो वो चाइना वो अब यूएस नहीं चाहेगा कि ये लोग कहां जाके चाइना में इन्वेस्टमेंट करे, जो भी यहाँ पे बिजनेसमैन या फिर फर्म हो गए। तो उनको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कौन दिखेगा, इंडिया का। अगर मान लो कोई इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको दिक्कत किससे होगा, उसको चाइना से भी दिक्कत होगा और अभी के टाइम पे तो यूएस को भी दिक्कत होगा। तो इन दो के लड़ाई के बीच में यहाँ पे एशियान एक ऐसा हब बन चुका है कि अब जो न्यू जितने भी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंट्री में जाकर, तो अब एशियन में जो अलग अलग कंट्रीज है वहां पे जो बिजनेसमैन क्या प्रीफर कर रहे हैं, वहां पे जाकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिसका वर्ल्ड में किसी के साथ अभी वैसा लड़ाई नहीं है। But in recent year, India has tried to make amends. It signed trade agreement with 3 ASEAN members: Malaysia, Singapore, थाईलैंड। एशियन इंडिया एफटीए केम इनटू इफेक्टिव इन 2010। अब देखो यहाँ पे आगे बता ही दिया है कि जैसे कि मैं बताया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और एशियन के बीच में 2009 में साइन हुआ था, पर फाइनली इफेक्ट में कब आ रहा है, 2010 में। अब न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पे बात भी चल रहा है। साथ में ये भी बता रखे कि इंडिया क्या कर रहा है, एशियन के अलग अलग मेंबर कंट्री है उनके साथ भी अपना दोस्ती बढ़ा रहा है। जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। अब देखो इस चीज के लिए इंडिया का एक अपना पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसमें क्या है कि हमको जो वर्ल्ड के जो ईस्टर्न साइड है उसके साइड हमको क्या करना है, ध्यान देना है। एशिया कॉन्टिनेंट में जो ईस्टर्न साइड के कंट्रीज जितने हो गए, यानी यही साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गए, इस पे हमको क्या करना है, ध्यान देना है। तो इंडिया का ये पॉलिसी ये कब आया था, 2014 में। उससे पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, वो रखा था 1991 में। उसी को मोदी जी आकर उसका नाम बदलकर क्या कर देते हैं 2014 में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, और उस पॉलिसी से यही है कि हमको क्या करना है, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की कंट्रीज है उनके साथ हमको मिलना है और उनके साथ अच्छा यहाँ पे कॉर्पोरेशन रखना है। ASEAN strength, however, lies in its policy of interaction and consultation with member state, with dialogue partner and with other non-regional organization. It is the only regional organization in Asia that provide a political forum where ASEAN countries and major power can discuss political and security concern. अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एशियन का जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है इसका पावर खूबी ये है कि ये किस चीज का ये मौका देता है कि एक तो इसके जितने अपने मेंबर हैं वो आपस में आके यहाँ पे क्या करेंगे, हर साल बात कर सकेंगे। साथ में क्या है, एक तो मेंबर स्टेट है, उसके बाद डायलॉग स्टेट भी है, मतलब जिनको फुल मेंबरशिप अभी नहीं मिला है, तो जो डायलॉग स्टेट है वो भी क्या करेंगे, आकर यहाँ पे इनके साथ बात करेंगे। साथ में क्या होता है, एक तो एशियन समिट होता है, उसके अलावा ही अलग अलग वर्ल्ड के जितने कंट्रीज है जैसे इंडिया, चाइना, यूएस, हर साल ये लोग बैठता है लोग, और यहाँ पे क्या होगा उनके बीच में, यानी एक तो एशियन पूरे मेंबर एक साथ रहेंगे और मान लो फिर इंडिया का हुआ तो पूरे एशियन और इंडिया का हुआ, फिर यूएस और एशियन का हुआ, तो ऐसे करके जितने भी वर्ल्ड के मेजर पावरफुल इकोनॉमी है क्या करता है लोग, आपस में बैठता है लोग और बात करता है लोग कि हमको कैसे आपके साथ यहाँ पे क्या करना है, कॉर्पोरेशन करना है। तो ये एक ही मात्र ऐसा एशिया में प्लेटफॉर्म है जो ऐसा मौका क्या प्रोवाइड करता है। अब देखो यहां पे एक सेकेंड,
वेट, यहाँ तक हो गया था, अच्छा नीचे, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में जानेंगे लोग कि जो चाइना का इकोनॉमी का यहाँ पे कैसे राइज होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। तो देखो, लेट अस नाउ टर्न टू द थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर एंड और immediate neighbor China. The cartoon of the following page some of the current mood all over the world about the rise of China as an economic power. The China economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. China has been the fastest growing economy since reform. The reform first began there. It is projected to take over US as the world largest economy by 2014. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं लोग, चाइना के बारे में, जो यहाँ पे एक थर्ड वर्ल्ड का सबसे थर्ड एक अल्टरनेटिव के रूप में आ रहा है। पहला कौन सा था यहाँ पे हम लोग, यूएस, उसके बाद हम लोग उस टाइम पे कौन था दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ पे, जो तुम्हारा यहाँ पे सॉरी सेकंड यहाँ पे कौन सा आया था, जो दूसरा यूएसएसआर था। पर हम लोग तीसरा, अब हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं लोग, चाइना के बारे में जानने वाले हैं लोग। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो चाइना का सक्सेस है, हम लोग इसको किससे लिंक करते हैं लोग, जो 1978 में यहाँ पे चाइना को जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आता है जिससे उसको सक्सेस मिलता है, वहां से ये क्या होता है शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि एक और चीज प्रोजेक्ट किया गया है कि जो चाइना का पावर सुपर पावर बनने में, जो चाइना को इतना ज्यादा पावर आ रहा है, इसको भी डायरेक्ट किस चीज से लिंक किया गया है, जो चाइना अपने रिफॉर्म को लेकर आता है 1978 में, उसके बाद से जो उसके कंट्री का इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेगा, उसी चीज को, उसी कारण से क्या हो रहा है, चाइना के पास इतना ज्यादा पावर आ रहा है। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले साल में 2040 तक चाइना क्या करेगा, अमेरिका को वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो था अभी अमेरिका है, उसको पीछे करके अब कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, टेक ओवर उसको कर देगा, और 2040 तक क्या हो जाएगा, चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। Its economic integration into the region makes it driver of East Asia growth, thereby giving it enormous influence. Regional affair, the strength of its economic together factors such as population, land mass, resources, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड टू इस पावर इन अ सिग्निफिकेंट वे। अब देखो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो चाइना का एक तो चाइना तो एक अब इकोनॉमिक पावर बन रहा है, साथ में क्या है, चाइना के पास एडवांटेज ये है कि चाइना का जो कंट्री का मास है, एक तो बहुत बड़ा रीजन है चाइना, साथ में इसके पास वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है, पहले वर्ल्ड का मोस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग यहीं पे थे, अब इंडिया टेक ओवर कर चुका है इस चीज में। साथ में यहाँ पे क्या है, इसका एक लोकेशन ऐसा है कि आसपास में जितने कंट्रीज हैं उनके साथ ये क्या कर सकता है, वहाँ के जो भी वहाँ का डिसीजन रहेगा उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने बात में फंसाकर, या फिर जैसे भी कर जैसे अभी के टाइम पर चाइना क्या कर रहा है, इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज है, चाइना हो गया एक साइड, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, क्या कर रहा है वहाँ पे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट है, एक पोर्ट है, वहाँ पे क्या कर रहा है, हम्बन टोटा पोर्ट को बनाया वो, और बनाकर 99 साल के लिए लीज पे ले लिया, बना दिया वो श्रीलंका के लिए, और लीज पे ले लिया क्योंकि श्रीलंका वो पैसा सधा नहीं पाया। अब पाकिस्तान में क्या कर रहा है कि एक उसका इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें क्या है कि जो बलूचिस्तान एक रीजन है पाकिस्तान में, वहां पे एक पोर्ट है, उस पोर्ट का ग्वादर पोर्ट शायद है, तो उस पोर्ट का फॉर्मेशन चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो अब डायरेक्ट चाइना को क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मिली है किस चीज का, अरेबियन सी का, जो पहले चाइना के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, पर वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस ले रहा है, पूरा रोड बनाकर लेकर आया है, चाइना से लेकर पाकिस्तान होते हुए बलूचिस्तान का रीजन में, फाइनली जाकर जो पोर्ट है वहां पे अरेबियन सी के पास में ग्वादर पोर्ट का फॉर्मेशन भी वहीं किया है। तो ऐसे क्या कर रहा है, वो पूरे वर्ल्ड के जो मतलब आसपास का जो पॉलिटिक्स है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। साथ में आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 49 फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। अब यही बता रखा है कि जब 1949 में 1949 में क्या
हाँ 49 में क्या होता है यहाँ पे कि माओ जेडोंग के अंडर में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है और जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल रहता है रूलर का, उनको यहाँ से जब भगा दिया जाता है माओ जेडोंग के द्वारा, तो स्टार्टिंग में जो चाइना का इकोनॉमिक मॉडल रहता है वो सेम सोवियत मॉडल रहता है, लोग जो हम लोग ऊपर फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ गए हैं लोग। अब देखो आगे क्या होगा, द इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना choose to serve its link with the capitalist world. It had little choice but to fall back on its own resources and a brief period on Soviet aid and advice. The model was to create a state on heavy industry sector from capital accumulated from agriculture. अब देखो स्टार्टिंग में चाइना क्या करता है, उसको यूएसएसआर से पैसा चाहिए रहता है, तो उसी का बात मानेगा तो वो भी क्या करेगा, यूएसएसआर जैसा यहाँ पे जो इकोनॉमिक मॉडल है यहाँ पे भी ला देगा। मतलब क्या रहेगा कि देश के भी जितने रिसोर्सेस है वो किसका है, स्टेट कंट्रोल है, यानी कोई प्राइवेट एंटिटी उसको होल्ड नहीं कर रहा है, सब किसका है, वो सरकार का है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में चाइना ये क्या करता है कि जो एग्रीकल्चर सभी लोगों से पहले खेती करवाएगा, और जो खेती करवाने से जो उसको बेनिफिट होगा, फायदा होगा, वो पैसा वो कहाँ लगाएगा, चाइना में ही हेवी इंडस्ट्री का प्लांट लगाने में वहां पे उस पैसा का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सेम मॉडल किसका था, यूएसएसआर का था। As it was sort of foreign exchange that it need in order to buy technology and goods on world market, China decided to substitute import by domestic good. The model allowed China to use its resources to establish the foundation of an industrial economy on a scale that did not exist before. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज का कमी हो जाता है, पैसा ही नहीं है, यूएस डॉलर उसके पास नहीं है, तो उसको जो बाहर से टेक्नोलॉजी खरीदना है वो खरीद नहीं पाएगा। तो अब इसके पास क्या है, मजबूरी है। किस चीज का मजबूरी है कि हम क्या करें, जो यहाँ पे डोमेस्टिक गुड्स को हम लोग किससे यहाँ पे रिप्लेस कर दें, हम लोग बाहर से जो सामान जो बाहर से जो सामान आता था, अब पैसा नहीं है तो हम खरीद नहीं पाएंगे, तब क्या करेंगे लोग, हम लोग खुद से इसका प्रोडक्शन करेंगे लोग, और अपने ही जो रीजन में उस अपने लोगों के लिए क्या यहाँ पे बनाएंगे लोग, और लोग क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन करेंगे। और आगे यहाँ पे यही बोल रखा है कि एक ऐसा मॉडल तैयार करके देता है जिससे जो चाइना का इंडस्ट्रियल इकोनॉमी तैयार होता है वो इसी रीजन से होता है, क्योंकि चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज का कमी हो जाता है तो चाइना बाहर से सामान को खरीद नहीं पाएगा। तो अब इसके पास मजबूरी यही है कि ये क्या करे, खुद से चीजों को बनाए और अपने लोगों को दे। Employment and social welfare was assured to all citizens, and China moved ahead of the most developing nation in educating citizens and ensuring better health for them. अब आगे चाइना क्या करेगा कि नौकरी और लोगों का भलाई का जो जनहित का काम होता है वो यहाँ पे चाइना क्या करेगा, अपने जितने भी नागरिक हैं उनके लिए सबसे उसके पहले प्राथमिकता यही बनेगा। फिर आगे यहाँ पे क्या है, चाइना अपने लोगों को यहाँ पे पढ़ाने लिखाने में और उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटी देने में क्या करता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। इसी टाइम पे जो और डेवलपिंग नेशन थे वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एट रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%। जो चाइना का जीडीपी ग्रोथ है वो कितना है, 5 से 6% के रेट से बढ़ रहा है। फिर आगे, बट एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 2 to 3% इन अ पॉपुलेशन मीन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ वाज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोइंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। अब देखो यहाँ पे जो बता रखा है 5 से 6% का जो यहाँ पे क्या है उसकी इकोनॉमी का ग्रोथ है, पर एज अ होल उसका जीडीपी ग्रोथ कितना है उसी टाइम पे 2 से 3% का है। तो ये काफी नहीं है, काफी इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना क्या था उस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलेशन किसका था, चाइना का था। तो इतने ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 2 से 3% का जीडीपी ग्रोथ वो क्या यहाँ पे सफिशियंट नहीं माना जा रहा है। In chapter 1, we discussed the crisis of the state-controlled economy of the USSR. A similar crisis was to face China too. Its industrial production was not growing fast enough. International trade was minimal, and per capita income was very low. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चैप्टर 1 में हम लोग जैसे पढ़े यूएसएसआर के साथ भी जो प्रॉब्लम फेस करने को दिखता है सेम क्या हो जाएगा, चाइना के सामने ये सब प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ था वो उतना तेज से बढ़ नहीं रहा है। फिर क्या दे रखा है, इंटरनेशनल ट्रेड दूसरे देश के साथ इसका बहुत कम है, क्योंकि क्या कर रखा है, अपनी इकोनॉमी को पूरा क्लोज कर लिया है। फिर क्या यहाँ पे लोगों का कमाई यहाँ पे क्या है वो बहुत ज्यादा कम है, पर कैपिटा इनकम क्या है बहुत ज्यादा कम है। The Chinese leadership took major policy decision in 70s. China ended its political and economic isolation with establishment of relationship with the US in 72. अब देखो जो चाइना के उस समय लीडर रहते हैं वो क्या करेगा, लोग जो पुराना पॉलिसी रहेगा इसको यहाँ पे फाइनली खत्म करेगा लोग, और क्या फाइनली 1972 में यूएस के साथ ये लोग अपने रिलेशन को यहाँ पे सुधारना शुरू कर देगा लोग, ताकि अब हम लोग पूरे वर्ल्ड के कंट्री के साथ क्या करें, यहाँ पे हम भी लोग मिलकर ट्रेड करें जिससे हमारे देश को फायदा हो।
अब यहाँ पे प्रीमियर जू इनलाई प्रपोज द फॉर मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री इन 1973 बाय 78 द देन लीडर डेंग जाओपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना। अब देखो यहाँ पे 1973 आते आते जो चाइना के उस समय के प्रीमियर मतलब प्राइम मिनिस्टर जो थे, वहां पे हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, मेन पावर प्रेसिडेंट के पास रहता है, और वहां पे प्रीमियर को हम लोग, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है वही समझ लो तुम, वहां पे प्रीमियर का पोस्ट है। तो वो जो जू इनलाई है किस चीज का यहाँ पे प्रपोजल रखते हैं कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन करेंगे कि 4 सेक्टर में, पहला एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, और तीसरा साइंस और टेक्नोलॉजी में, और साथ में मिलिट्री में। आगे क्या दे रखा है कि 1978 आते आते अब चाइना के जो प्रेसिडेंट बन गए होंगे माओ जेडोंग के बाद में, डेंग जाओपिंग, ये क्या अनाउंस करेंगे लोग कि हम अपने जो इकोनॉमी को क्या कर देंगे लोग, खोल देंगे लोग पूरे वर्ल्ड के लिए। अब वर्ल्ड के जितने भी कंट्री क्या करेगा लोग, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकेगा लोग। जैसे इंडिया में कब हुआ था ये 1991 में, इसी को हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। The policy was to generate higher productivity by investment of capital and technology from abroad। मैं बता ही दिया हूं पॉलिसी क्या है कि बाहर से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, जिस कारण से हमारे देश का यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। China followed its own path in introducing a market economy. The Chinese did not go for a shock therapy, but opened their economy step by step. The privatization of agriculture in 82 was followed by privatization of 1998। अब देखो कोई चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो वहां पे अगर उसको ध्यान होगा, चैप्टर 1 में बताया था कि 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा तो जितने भी कंट्री उससे निकले रहते हैं, खासकर रसिया, ये लोग एक ही बार में क्या कर देगा लोग, अपने पूरे इकोनॉमी को खोल देगा लोग। तो जब पूरा एक ही साथ इकोनॉमी को खोल देगा लोग, तो एक टाइम पे मॉडल चल रहा है यहाँ पे पूरा स्टेट कंट्रोल का, पूरा आ गया प्राइवेट। तो ये उसमें जो ट्रांजिशन हो गया ये क्या था, बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक था, जिस कारण से जो रसिया के लोग थे इससे ज्यादा बहुत ज्यादा सफर किए थे। पर यहाँ पे क्या किया, जो चाइना यहाँ पे दिमाग लगाया, चाइना में इकोनॉमी पहले ही खोला जा रहा है, ये लोग बाद में किया। चाइना से जो रसिया वाले थे सीख सकते थे, पर वैसा वो लोग नहीं किया। ये जो चाइना क्या किया, पहले 82 में अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलता है, यानी अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई आकर बाहर वाला क्या कर सकता है, यहाँ पे पैसा लगा सकता है। और आगे चलकर यहाँ पे इंडस्ट्री को कब खोलेगा, फाइनली 1998 में। मतलब एक बार ही अपने पूरे कंट्री की इकोनॉमी को नहीं खोल रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, ताकि लोगों को क्या हो सके, यहाँ पे लॉस ना हो। Trade barriers were eliminated only in special economic zones where foreign investor could set up enterprises। अब देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया जहां पे ट्रेड बैरियर्स नहीं थे। अब देखो पूरे चाइना में अभी भी इस टाइम पीरियड पे क्या है, लोग आसानी से जाकर वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, पर कुछ ऐसा हब बना दिया गया। मान लो कंट्री में एक ऐसा रीजन है, यहाँ पे बना दिया कि इस रीजन में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे कोई यहाँ पे पैसा, सरकार को टैक्स ये सब नहीं देना होगा। In China, the state played and continues to play a central role in setting up market economy। अब यही बोल रहा है कि जो चाइना में जो सरकार है वही एक मेन रोल प्ले की वहां के इकोनॉमी को संभालने में। फिर आगे है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक स्टैग्नेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इकोनॉमीज इनकम्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो चाइना का इकोनॉमिक पॉलिसी का जो रिफॉर्म था उससे क्या हुआ, जो एक टाइम पे जो चाइना का जो इकोनॉमी एक टाइम पे रुक गया था, स्टैग्नेंट हो गया था, एक फ्लैट हो गया था, नहीं बढ़ रहा था ज्यादा, नहीं नीचे ही जा सकता है, बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे वो क्या किया जाता है, अगर इकोनॉमी खोलने से एक एक करके जो चाइना की सरकार जो स्टेप उठाएगी, क्या हो जाएगा, इससे एक ही मतलब ग्रोथ देखने को उनको मिलेगा। जब एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो इससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ जाएगा, और जो लोग यहाँ पे खेती करते थे उनका इनकम भी बढ़ जाएगा। Higher personal saving in the rural economy led to an exponential growth in rural industry. The Chinese economy, including both industry and agriculture, grew at faster rate. The new trading laws and the creation of a special economic zone led to phenomenal rise in foreign trade। अब यही बोल रहा है कि ये सब करने से क्या हुआ, जो चाइना का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा। उससे क्या हो जाएगा, चाइना का जो यहाँ पे दूसरे देश के साथ ट्रेड था वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। China has the most important destination for foreign direct investment anyway in the world. It has a large foreign exchange reserve that now allow it to make big investment in other countries। अब यहीं पे बता रखा है कि कहीं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई किसी देश में लोग जाकर पैसा लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो कौन सा है, चाइना है, जिस कारण से क्या हुआ, चाइना के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया। अब चाइना भी दूसरे देश में जाके क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नियो कॉलोनाइजेशन बोला जा रहा है, जिसमें चाइना अफ्रीका,
ऐसे कंट्री में या फिर एशिया के जो गरीब गरीब देश हैं इतना ज़्यादा पैसा दे रहा है और वो कंट्री क्या कर पा रहे हैं, पैसा सधाने में सक्षम नहीं है, तो चाइना उनसे उस रीजन को क्या कर ले रहा है, कंट्रोल करना शुरू कर दे रहा है। तो एक टाइम से क्या किया जा रहा है, इसको एक नया तरीका का क्या है, ये कॉलोनाइज करने का वे है, मतलब अपना गुलाम बनाने का क्या है, एक तरीका है। चाइना accession to the WTO in 2001 has been further step in opening to the outside world। अब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना इसका मेंबर बन जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, 1995 में। उससे पहले यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था जो 1945 में बना था, एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है, एक बार देख लेना सब। तो इसका चाइना क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा 2001 से, जिससे क्या हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड के जो जितने कंट्रीज हैं उनके साथ अब चाइना इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। The country plans to deepen its integration into the world economy as space the future world economic order. While the Chinese economic has improved dramatically, not everyone in China has received the benefit of the reform। अब देखो यहाँ पे यही है कि चाइना का इकोनॉमी बहुत ज्यादा सुधरा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को इससे क्या हो रखा है, उतना ज्यादा फायदा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन इन चाइना विथ नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। बेरोजगारी बहुत ज्यादा चाइना में बढ़ गया है, अप्रॉक्स 100 मिलियन लोग किस चीज के तलाश में, यहाँ पे नौकरी के तलाश में है। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी। जो महिलाएं वहां पे काम करती है चाइना में, उनका सिचुएशन इतना ज्यादा खराब है कि एक टाइम पे जो सिचुएशन महिलाओं का यहाँ पे जब 18 और 19 सेंचुरी यानी 1700 और 1800 का जो टाइम पीरियड है, आज से कितना 200 और 300 साल पहले जो वुमेन का कंडीशन था यूरोप में, वो वाला कंडीशन अभी के टाइम पे कहाँ पे है, चाइना में है। Environmental degradation and corruption have increased besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces। अब देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो वातावरण का यहाँ पे जो प्रदूषित किया गया और इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है, जिस कारण से लोग जो गांव के लोग हैं और जो शहरी लोग हैं उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा असमानताएं हो रखा है। या फिर वैसे लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं या फिर जैसे चाइना के साइड में क्या है, सी लग रहा है, उधर पैसिफिक ओशियन एक साइड में लग रहा है, तो जो पैसिफिक कोस्टल एरिया में रह रहे हैं यानी जो सी साइड लोग रह रहे हैं उनका कंडीशन अच्छा है, और जो इनलैंड यानी जो जिधर कोई वैसा साधन नहीं है समुद्र ये सब का, तो वहां के लोगों में भी क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा असमानताएं हैं। However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with। अब यही बता रखा है कि रीजनली भी देखा जाए आपस में, एशिया में ही या फिर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो क्या है, चाइना एक अब इकोनॉमिक पावर के रूप में सामने आ गया है। द इंटीग्रेशन ऑफ चाइना इकोनॉमी एंड द इंटरडिपेंडेंस दैट दिस हैज क्रिएटेड हैज एनेबल्ड चाइना टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद इट्स ट्रेड पार्टनर। हेंस इट्स आउटस्टैंडिंग इशू विद जापान, यूएस, एशियन एंड रशिया हैज बीन टेम्पर्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब यहाँ पे यही बता रखा है कि चाइना का जो इकोनॉमिक इतना ज्यादा डेवलप हो रखा है, जिससे क्या हो रखा है, बहुत सारे देश इस पे एक तरीके से इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। डिपेंडेंट कैसे हुए हैं, देखो चाइना के पास सबसे अभी के टाइम पे रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो टेक्नोलॉजी जो भी बनता है उस चीज को बनाने में अगर किसी चीज को चाहिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग ऐसे मिनरल्स जो बहुत कम पाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा चाइना और ताइवान के रीजन में ही है। तो अगर मान लो पूरे वर्ल्ड को कोई भी टेक्नोलॉजी बनाना है तो वो कहां से लेना पड़ेगा, चाइना से ही। तो इनडायरेक्टली यूएस किस पे डिपेंडेंट है, चाइना पे है। जैसे इंडिया पे अभी 50% टैरिफ है, 25% टैरिफ, 25% पेनल्टी लग रखा है, तेल हम लोग रसिया से करते हैं, तो टोटल कितना हो गया 50%। तब वो चाइना पे भी लगाया था, पर चाइना क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल्स देना यूएस को बंद कर दिया, तो उसको मजबूरी में क्या करना पड़ा, उससे टैरिफ हटाना पड़ा। यानी चाइना के पास एक ऐसा पावर है जिससे क्या कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को ये झुका सकता है, वही बता रखा है। और देखो एशियन के साथ उसका दिक्कत क्या है कि जो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है उसमें जो ईस्ट एशियन कंट्री और चाइना है, तो क्या है कि ईस्ट एशियन कंट्री का बहुत सारा आइलैंड है, छोटा छोटा उस पूरे ओशियन में। तो वो आइलैंड इन रियलिटी किसका है, जो उधर इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इन लोगों का वो क्या है, आइलैंड है, या फिर वियतनाम। पर उसको क्लेम कौन करता है, चाइना करता है। अब चाइना उसको क्लेम करता है शायद 24 डैश लाइन या फिर 9 डैश लाइन के कारण, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, दोनों में से एक से। अब इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैटर गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चाइना के अगेंस्ट में फैसला सुनाया था, बोला था कि आपका नहीं है, किसका है, जो ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं ये इनका है। फिर भी चाइना इस डिसीजन को नहीं माना, मतलब ये इसके पास इकोनॉमिक पावर हो गया, जिस कारण से ये क्या कर रहा है, इस पे इतने सारे कंट्री मतलब डिपेंडेंट हो गए हैं कि अपने मन से कुछ भी अब कर सकता है, इसका इतना पावर हो चुका है। यही यहाँ पे बताया गया था, इट होप्स टू रिजॉल्व इट्स डिफरेंसेस विद ताइवान व्हिच इट्स रिगार्ड एज अ renegade province by integrating it closely into economy. Fears of China rise has also been mitigated by its contributor to the stability of Asian economics after 1997 financial crisis. It more outward looking investment and aid policies in Latin America and Africa have increasingly projecting its global power on the
साइड ऑफ डेवलपिंग कंट्री, सब मैं बता दिया हूँ कि अब क्या कर रहा है चाइना, क्या कर रहा है लैटिन अमेरिका कंट्री या फिर अफ्रीका या फिर जो एशिया के जो गरीब देश है उनमें क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं हो, पैसा इनको सधा नहीं पाएंगे, जिस कारण से क्या हो रहा है एक टाइप से वो कंट्री उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। अब देखो बस लास्ट का 2 पेज है, हम लोग जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको खत्म करेंगे लोग, फिर हमारा जो इंग्लिश का क्लास है वो होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड चाइना और ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर एडवेंटेड वेस्ट इंपीरियलिज्म। चाइना हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर पेरिफेरी ऑफ इट्स बॉर्डर बेस्ड ऑन यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम एट डिफरेंट टाइम। चाइना लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल, मंगोलिया, कोलिया, पार्ट ऑफ इंडो चाइना एंड तिब्बत adopted Chinese authority. Various kingdom and empire in India also exerted their influence beyond their borders. In both cases, their influence was political, economic, and cultural. However, the region where India and China exercised influence rarely ever overlapped. Thus, there was a limited political and cultural interaction between the two. The result was that neither country was very familiar with each other. In the 20th century, when the both nations confronted each other, they had some difficulty involving a foreign policy to deal with each other. देखो कुछ नहीं यहाँ पे बता रखा है यहीं कि भारत और जो चाइना का यहाँ पे क्या है, जो दोस्ती है बहुत पुराना है। एक टाइम पे चाइना में जो मंगोलिया का रूल था या फिर जो कोरियन थे वो रूल कर रहे थे, वो क्या था, इंडिया के साथ उनका थोड़ा दोस्ती था, पर इंडिया और चाइना हमेशा एक दूसरे में मतलब सिल्क रूट के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्ती बनाए हुए हैं, पर उन लोगों का एक साथ वैसा कोई मिलन नहीं हुआ था जिस कारण से आपस में टकराव हो सके। पर आगे चल के यहाँ पे क्या हमारा चाइना के साथ डायरेक्ट टकराव कब होगा, जब ये क्या नाम है 62 में हमारा चाइना के साथ वॉर होगा। यही कहानी बता रखा है और कुछ है नहीं। आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिया रिगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर्स एंड देयर वाज अ होप दैट बोथ वुड कम टुगेदर टू शेप फ्यूचर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड ऑफ एशिया पर्टिकुलरली। अब देखो यहाँ पे यही बता रखा है कि चाइना भी एक टाइम पे जापान के इन्फ्लुएंस में था, उससे पहले ब्रिटेन उस पर कब्जा कर रखा था। इंडिया में भी किसका कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था। तो जब यहाँ पे ब्रिटेन यहाँ से भागता है तो इंडिया और चाइना को मतलब इंडिया वाले ये सोचते हैं कि हम दोनों क्या मिलके क्या कर सकेंगे, पूरे वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर हम लोग क्रिएट कर सकेंगे लोग, जिसमें हम दोनों का क्या रहेगा, यहाँ पे एक साथ भाईचारा रहेगा। आगे क्या है, फ्रॉम अ ब्रीफ वाइल द स्लोगन ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई वाज पॉपुलर। एक टाइम पे नेहरू जी के द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा दिया गया था। हाउएवर चाइनीज एग्रेशन ऑन द इंडियन बॉर्डर हैज मेड द होप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ स्टेट और इवॉल्व इन डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द चाइनीज टेक ओवर तिब्बत इन 50 एंड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ सीनो इंडियन बॉर्डर। चाइना एंड इंडिया वर इवॉल्व इन अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 62 आर ओवर कंप्लीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली अरुणाचल प्रदेश एंड स्काई चीन रीजन ऑफ लद्दाख। सब कहानी बता दी हूँ, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें ये सब है। वहीं बता रखा है कि हमारे देश की तरफ से नेहरू जी के द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता है, ज्यादा देर तक चल नहीं पाता है। चलने का रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि चाइना क्या कर देगा, हमारे उनके में डिफरेंसेज आ जाएगा। डिफरेंसेज आने का रीजन है हमारा 62 में चाइना के साथ लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई के पीछे का रीजन ये था, चाइना क्या करेगा 1950 में तिब्बत का टेक ओवर करेगा, जिसे नेहरू जी क्या करेंगे, उसको क्रिटिसाइज कर देंगे, जो यहाँ पे चाइना को अच्छा नहीं लगेगा। चाइना का ये भी क्या नाम था, अरुणाचल प्रदेश मेरा पार्ट है और स्काई चीन जो लद्दाख का पार्ट है वो भी मेरा है, जिस कारण से हम लोग के बीच में लड़ाई हो जाएगा। ये पूरा कहानी वही है। आगे चल के हमारा रिलेशन अच्छा कब होगा, 1976 में। इस टाइम पीरियड पे दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन को अच्छा करने का कोशिश किया जाएगा। और आगे फिर यहाँ पे 81 के बाद से जो हमारे बॉर्डर इस जो एक दूसरे के साथ हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको भी सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। फिर जब कोल्ड वॉर खत्म होगा तो जो इंडिया चाइना का रिलेशनशिप रहता है एक तरीके से चेंज होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, हम लोग एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक डायमेंशन में भी कॉर्पोरेशन करने का हम लोग यहाँ पे देखेंगे लोग, ये बता रखा है। फिर हम दोनों क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम इंडिया और चाइना दोनों इसके क्या है, पार्ट हैं। और क्या कर रहे हैं लोग, दोनों एक साथ मिलकर कोई भी चैलेंजेस आ रहा है उसको हम लोग क्या उसको हम लोग फेस कर सकते हैं। इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट इन 98 वाज जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड थ्रेट फ्रॉम चाइना। आप देखो ये यहाँ पे आगे ये बता रखा है कि ये जो इंडिया जब न्यूक्लियर टेस्ट